तो देखो, आज की क्लास में हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो मूल कर्तव्य है उनको क्यों लाया गया संविधान में। संविधान में मूल रूप से ये क्यों नहीं था, बाद में क्यों लाया गया, क्या इसकी क्या आलोचना की जाती है, क्या, और ये जो है वो मूल कर्तव्य जो है वो उनको, मतलब उनका जो पालन कराना है वो इतना अति आवश्यक क्यों नहीं रखा गया है। ठीक है, तो इन सभी समस्याओं का जो है आज हम समाधान देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो आपका संविधान के भाग 4 का में जो मूल कर्तव्य है वो अनुच्छेद दिए गया, अनुच्छेद किसमें दिया गया है, 51A। तो यहाँ पे आपको 11 मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, जो कहां से कहां तक है, 51A से लेके 51A के तक। ठीक है, तो कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। तो पहले क्या थे, मूल रूप से 10 थे, जो 42वें संविधान संशोधन से लाया गया था। उसके बाद क्या हुआ, 86वें संविधान संशोधन से एक आखिरी वाला जो है आपका, यदि माता पिता या संरक्षक हैं और 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये वाला जो मूल कर्तव्य है, ये आपको कौन से संशोधन से लाया गया था, 86वें संविधान संशोधन से लाया गया था। अब इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने से पहले हम देखते हैं कि जो अधिकार है और जो कर्तव्य का पद है, ठीक है, इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। और क्या होता है, उदाहरण से हम समझेंगे कि ये दोनों सहवर्ती ही है। आपवादिक स्थिति अलग होती है, लेकिन देखो कि अगर आपको कोई अधिकार मिला हुआ है तो उसके साथ साथ किसी न किसी को क्या होगा, उसके प्रति कर्तव्य मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपको जब व्यक्तिगत रूप से जो भाग 3 में जो अधिकार दिए गए हैं, तो वो समाज के प्रति है। ठीक है, तो समाज को क्या है कि समाज में जो, जिससे हमारा देश बना हुआ है, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, उनके लिए क्या है कि एक कर्तव्य भी लाना आवश्यक समझा गया बाद में। तो 42वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया, कर्तव्य लाया गया। ठीक है, कौन से भाग में, भाग 4A में लाया गया। अब देखो, अधिकार और कर्तव्य को सहवर्ती क्यों बोला जाता है, कि अगर आप किसी न किसी को, अगर किसी भी व्यक्ति को अधिकार दोगे तो उसके प्रति समाज में या दूसरे व्यक्तियों को कर्तव्य भी देना पड़े। जैसे एकदम सामान्य उदाहरण से समझ के देखें कि अगर आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है उसका अधिकार, मूल अधिकार दिया गया है, तो जो समाज के बाकी व्यक्ति हैं उनके ऊपर ये कर्तव्य अधिरोपित, स्वमेव कर्तव्य अभिरोपित होता है कि वो आपके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से आपको वंचित न करें। तो अगर आपको अधिकार चाहिए तो क्या होगा कि किसी न किसी को आपको जो कर्तव्य है वो देना पड़ेगा। तो इसी विधि शास्त्र की विधि संकल्पना पे क्या किया गया कि आधार मानते हुए यहाँ पे संविधान में मूल कर्तव्य, जो मूल अधिकार है, उनका तो वहां पे क्या था, उपबंध किया गया था। तो इसी आधार पे ये सोचा गया कि यहाँ पे मूल कर्तव्य भी नागरिकों को दिया जाए। तो फलस्वरूप क्या हुआ, 42वें संविधान संशोधन 1976 से आपको अनुच्छेद 51A में ए से लेके जी तक जो है, के तक है ना, ये आपका क्या किया गया, मूल कर्तव्य दिए गए। तो आपने कल की क्लास में देख लिया है कि आपको कैसे कैसे जो किस किस प्रकार के जो कर्तव्य हैं वो आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, मतलब जो भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य है, तो मूल देखो, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। ये आप ध्यान में रखिएगा। ये कब आया, संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। अध्याय का नाम है 4 क, मूल कर्तव्य। और इसके अंतर्गत क्या किया गया, एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 51A। ठीक है, और मूलतः इसमें कितने कर्तव्य जोड़े गए थे, 10। तो इस संशोधन अधिनियम के लिए नियुक्त संविधान संशोधन समिति, जो आपने कल पढ़ा है ना, तो क्या मत था कि संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, वहां मूल कर्तव्यों का भी समावेश होना ही चाहिए। अगर आपने अधिकार दिया है तो उनको कर्तव्य भी देना चाहिए। क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे का कारण यह है कि अधिकार और कर्तव्य जो है वो एक दूसरे पर अनन्य रूप से आश्रित हो, मतलब सहवर्ती है। और इस कमी को दूर करने के पीछे समिति के सदस्यों की क्या धारणा थी,
तो उनकी धारणा थी कि भारत में लोग केवल अपने अधिकारों पर ही जोर देते, ठीक है, अपने कर्तव्यों पर जोर नहीं देते। तो इसीलिए क्या किया गया, ये आपके जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य, उनको लाया गया। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि जो अंतिम कर्तव्य है जो जोड़ा गया था आपके 86 अमेंडमेंट से, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि अब न्यायालयीन दृष्टिकोण देखने का प्रयास करते हैं हम। तो केस आप नोट करेगा, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये है आपका 1998 1 SCC 47। तो इस मामले में क्या है कि न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 51A, ठीक है, का जो 6 है, क्या बोलता है, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे। तो ये क्या है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। तो ये बताया गया था किसमें, आपका 51A, ये हिंदी में है 6, और इसको आप लिख सकते हैं जी, ठीक है। तो इस वाले में बताया गया था। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ केंद्रीय सरकार का यह कर्तव्य है, ठीक है, कि वह देश की शिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक सप्ताह 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दे। और दूसरी बात जो महत्व की है वो क्या है कि अनुच्छेद 51A, ठीक है, कि भाषा बड़ी विस्तृत है और इसके अर्थ तथा विस्तार के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, किंतु इतना तो स्पष्ट है कि अनुच्छेद की भाषा की परिधि के अंतर्गत राज्य किसी भी नागरिक को दंडित नहीं कर सकता है। इस स्थिति का यथाशीघ्र निराकरण आवश्यक है कि दंड की व्यवस्था की जाए। इसके अभाव में मूल कर्तव्य है, ये केवल क्या रह के बन जाएगा, ये केवल पवित्र घोषणा बन के रह जाएगा, इसका कोई प्रभाव नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए दंड के मतलब व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे ऑस्टिन का बोलना है कि हर विधि के पीछे जो है वो शास्ति होनी चाहिए। तो ये जो भाव है वो दिखता है, ठीक है। अब ये केस हो गया। उसके बाद जो दूसरा केस है वो देखिए आप, भारत सरकार वर्सेस जॉर्ज फिलिप। ये है 2007 का मामला, ठीक है, SC 705 AIR 2007। तो इस मामले में क्या बोला गया कि जो आपका अनुच्छेद 51A का, ठीक है, मतलब 51A, और इसका जो ज्ञ है, ठीक, तो ज्ञ वाले में क्या देखेंगे आप, जो जे है, क्या बोलता है ये कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे क्या है, राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, ठीक है। तो यहाँ पे इसका विस्तार व्याख्या की थी और कहा था कि इसके अंतर्गत, ठीक है, प्रत्येक नागरिक के जीवन में सभी क्षेत्रों में लगातार उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयास करने का कर्तव्य है, तब तक फलीभूत नहीं हो सकता जब तक कि वह कर्तव्य के प्रति समर्पण एवं अनुशासन की भावना न रखे। तो यहाँ पे समर्पण और अनुशासन की भावना आवश्यक है। इसी के द्वारा हम ये जो आपका जे है 51AG, ठीक है, जे, इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो इस कर्तव्य को प्राप्त करने के लिए आपको समर्पण भावना और अनुशासन दिखाना आवश्यक है, और वो अति आवश्यक है कि वो हो भी। तो अब आप ये समझने का प्रयास करती करिए कि जो मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, उनके साथ साथ जो नागरिकों को है मूल कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। और जो भारत की जनता है उनके प्रति ऐसा विश्वास किया जाता है कि वो केवल अपने अधिकारों की ही मांग करते हैं, जबकि एक सफल और अच्छे नागरिक के लिए यह आवश्यक है कि वो जब भी अपने अधिकारों की मांग करे तो उससे पहले वो स्वयं जांच कर ले, स्वयं का आकलन कर ले कि क्या उसने अ, अपने पूरे कर्तव्यों का पालन किया है, अन्यथा नहीं। तो अगर आपको जो राज्य है
जैसे भारत की बात करें तो वहाँ आपको अगर मूल अधिकार देता है और आप अगर उसका उपभोग कर रहे हैं अच्छे से और आप अगर उसके उल्लंघन के प्रति अगर उपचार लेते हैं तो आप अपना स्वयं आकलन करके भी देखिए कि जो भाग 4 क के अंतर्गत आपको जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं, क्या उन मूल कर्तव्यों का पालन आपके द्वारा किया जा रहा है, अन्यथा नहीं। तो देखिए, यद्यपि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्य आपस में संबंधित हैं और अविभाज्य हैं, मतलब इनको विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन मूल कर्तव्य में मूल अधिकारों को रखा गया है, न कि मूल कर्तव्य। ठीक है, संविधान में क्या किया गया, मूल अधिकार ही थे पहले, मूल कर्तव्य नहीं थे। तो दूसरे शब्दों में क्या है कि संविधान निर्माताओं ने यह कभी आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। हालांकि उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में अवश्य शामिल किया। फिर बाद में क्या किया, 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा। ठीक है, और 2002 में क्या किया गया, एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, कौन सा, के। अब भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। कहां से,